को नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा मैं हिमाद्री ने बताया अभी, ये आज का जो टॉपिक है, वो स्पेसिफिक एक टॉपिक है आरएनए डीएनए। ये प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं। ये आरएनए डीएनए प्रोडक्ट कितने लोगों ने देखा है? आई थिंक बहुत सारे लोग इसको कैजुअल लेते हैं। ये इंडिया में बनाने वाले सिर्फ एक्सिको एरिदा हम ही लोग हैं, और पूरे वर्ल्ड में वी आर सेकेंड। मलेशियंस इस प्रोडक्ट को तैयार करते थे अभी तक। इंडिया में या वर्ल्ड वाइड रेनोटा नोवा नाम की कंपनी है, वो सप्लाई करती थी। उस कंपनी का प्रोडक्ट देखिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया था, और ये प्योरली हर्ब्स बेस्ड है। पहली बात तो प्योरली हर्ब्स बेस्ड है, बट इसके बारे में बताने से पहले इसमें कंटेंट्स क्या है और ये कंटेंट्स जरूरी क्यों है, और ये प्रोडक्ट हम लोगों को, हर किसी को लेना क्यों चाहिए। जैसे इसका नाम आरएनए डीएनए है, जैसे हमें जरूरत है ये जानने की आरएनए डीएनए होता क्या है। और डीएनए आप लोगों ने सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने आपने डीएनए सुना होगा। और दूसरा, आरएनए का नाम बहुत कम लोगों ने सुना। डीएनए टेस्ट करा लो, या किसी को कोई इशू होता है, नहीं वो डीएनए टेस्ट है। केसेस में डीएनए टेस्ट आते हैं। किसी डेथ हो गई तो डेड बॉडी को पहचानने के लिए नहीं डीएनए टेस्ट करा लो। कोई कहता है स्किन से डीएनए टेस्ट हो जाएगा। अब डेड बॉडी है, आदमी मर गया है, जल गया है, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से टेस्ट होता है? कहते हैं डीएनए टेस्ट करा। डीएनए क्या होता है? दैट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कैरियर होता है कोशिकाओं के अंदर, हर एक सेल के अंदर। जैसे ये बाल हैं, बालों से भी डीएनए टेस्ट होता है। आप में से क्या कितने लोगों को मालूम होगा, आई डोंट नो। बट जब कोई डेड बॉडी बिल्कुल पहचानी जाती है, तो कई बार बाल नहीं जल पाते हैं, तो लोगों के बाल निकाल के डेड बॉडी से उसको जो है टेस्ट कराते हैं कि भैया ये किस बॉडी का है। तो उस परिवार के किसी आदमी का दिया जाता है डीएनए, उसके बच्चों का, या फिर वाइफ का नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। या तो बच्चों का या पेरेंट्स का, इवन पेरेंट्स में मैटरनल साइड पैटर्नल साइड कोई भी उसका है, उनसे जो है दूसरा कोई ऑर्गन का, उनका कोई ब्लड सैंपल लिया जाएगा, या फिर स्किन का सैंपल लिया जाएगा, या फिर जो है बालों का सैंपल लिया जाएगा। बाल क्या कि टूटने के बाद ही काफ़ी दिनों तक जो है वो डेड नहीं होती है सेल्स, इसलिए बालों का सैंपल मैक्सिमम लेते हैं डीएनए टेस्ट के अंदर, डेड बॉडी के अंदर। वैसे लाइव बच्चों का टेस्ट करते हैं। कई बार कोर्ट केसेस होते हैं, फादर कौन है, जेनेटिक साइड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि भाई इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो उसके लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट करा जाता है। तो उसमें उसके फादर से डीएनए के साथ कंपेयर किया जाता है, उस परिवार से कंपेयर किया जाता है कि इस परिवार का बच्चा है कि नहीं है। तो डीएनए का बेसिक जो काम होता है वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। मीन्स फादर से जो है बच्चों के या पीढ़ियों में जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिखाते हैं कि उसके जो गुण धर्म होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बच्चे में जो आदतें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, हाइट है, कलर है, या फिर आदतें हैं, बोलना चालना है, टोन है, पिच है, या क्वालिटी ऑफ द वॉइस है, ये सब चीज़ें जो है, इवन द हेयर कलर है, आइज कलर है, वो सब चीज़ें डीएनए इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए कैरियर होता है स्पर्म में, उससे आता है। मदर के एग से जो है डीएनए इन्फॉर्मेशन आती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है बच्चे के अंदर। माँ के गुण ज़्यादा हैं, बाप के गुण ज़्यादा हैं, तो उससे जो है पता चलता है कि ये अपने खानदान से है कि नहीं है, किस खानदान से है। उससे जो कहते थे ना खानदानी है, इसके पापा भी ऐसे ही थे। बच्चे का रंग रूप या जो है स्कल देखते हैं कई बार कि नहीं इसकी आँख कान नाक माँ पे है, ये उसके दादी पे है, दादा पे, नानी पे आते हैं कई बार बच्चों का, या नाना पे बच्चे की स्कल आती है। तो जो आती है वो आती है डीएनए के कारण। डीएनए और आरएनए, आरएनए जो होता है वो डीएनए का एक पार्ट होता है अलग से। डीएनए पूरी फैमिली का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और उस डीएनए के अंदर जो एक और पार्ट होता है दैट इज आरएनए। आरएनए का काम होता है डीएनए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना कोशिकाओं के अंदर। और इसका अगर स्ट्रक्चर वाइज बताऊं मैं आपको, तो ये एक ऐसे हेलिक्स टाइप शेप होती है, ऐसे धागा टाइप होता है, थ्रेड टाइप। तो सिंगल थ्रेड टाइप ऐसे आएगा, सिंगल धागा स्ट्रैंड बोलते हैं, हेलिक्स स्ट्रैंड, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड पे होता है आरएनए। और डीएनए जो होता है वो डबल पे होता है। जैसे कि डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है दैट इज डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो आरएनए होता है वो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो नाम से ही आ जाता है, आरएनए मीन्स रिबोन्यूक्लिक, और जो है डीएनए मीन्स डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये। और ये हर कोशिका में पाया जाता है, जो जितने टाइप कोशिका होती है बॉडी की, उन दोनों में पाए जाते हैं। अब बात आती है बनती किसकी। तो डीएनए और आरएनए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक मेन चीज़ का जो डिफरेंस होता है बेस का, जो डीएनए होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो उसके अंदर मेन फैक्टर होता है थायमिन, थायमाइन बोलते हैं उसको। और जो आरएनए होता है
आरएनए के अंदर जो होता है वो होता है यूरेसिल। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए में ये अपना थायमासिन होता है, थायमाइन बोलते हैं, सॉरी थायमाइन होता है, THYMIN थायमाइन होता है, और थायमाइन से वो बनेगा, वो यूरेसिल से बनेगा। अब बाकी जो कॉमन आता है वो साइटोसिन होता है, देन एडेनाइन होता है, देन ग्लूटामाइन होता है। ये चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों के अंदर, और दोनों में बाकी के जो होते हैं डबल बॉन्डिंग एडेनाइन की होती है कॉमन, और ग्लूटामाइन की डबल बॉन्डिंग होती है। सिंगल बॉन्डिंग जो होता है साइटोसाइन की होती है, और जो है सिंगल बॉन्डिंग जो है थायमाइन की डीएनए में होती है और यूरेसिल की आरएनए में होती है। अब इसको रिजोनेट करने के लिए किसी भी आदमी में अब कहा जाता है कि डीएनए से जो डिजीज आई, हम कहते हैं आरएनए डीएनए अगर आप यूज करते हो, जिसका नाम जो है वो हमने लिखा है इंटैक्ट आरएनए डीएनए कैप्सूल। ये हम लोग सर आरएनए डीएनए क्या करना है सर, हमें क्यों खाना है, लोग इसको पढ़ने लग जाते हैं। अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो खाते ही हैं। वाई इट इज मस्ट, ये जरूरी क्यों है? किसी भी शरीर को जो है एंटी एजिंग होती है, एजिंग फैक्टर होता है, या किसी भी चीज़ का जो है आप रेजोनेट करना होता है, वीकनेसेस आर की होती हैं, या फिर रेजोनेट कर, या बीमारी आ गई है उसको दूर करना है, तो कहाँ पे रिपेयर करेंगे आप सेल पे रिपेयर करेंगे पहले, कोशिका पे। क्योंकि कई कोशिकाओं से फिर जो है आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। इस तरीके से शरीर का जो है निर्माण होता है। तो जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है, और सेल के अंदर जो बेसिक चीज होती है वो होती है डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए में वीकनेसेस आ गई, या उसकी वजह से कोई ऐसा डिसऑर्डर आ गया, तो वो आदमी बीमारी में या डिसऑर्डर में जाता है। और आदमी को जब बचाना है तो हमें डिसऑर्डर को अगर रिपेयर करना है रूट कॉज से, तो रूट कॉज पे रिपेयर करने के लिए, उससे बीमारी से बचने के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, किसी फादर को डायबिटीज़ थी, नाना को डायबिटीज़ थी, बच्चों में डायबिटीज़ ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी जो डीएनए इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है, डीएनए के अंदर फिर आरएनए होता है, उन दोनों को रिपेयर करना पड़ेगा, उनको हेल्दी रखना पड़ेगा। अब उनको हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वो डाइट चाहिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो पावर हाउस ऑफ ए सेल। किसी कोशिका को, जैसे आपका पेट पावर हाउस है, कुछ भी लेते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ना, खाते हैं हम, जठराग्नि से लेके लीवर वगैरह सब क्या काम करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी, खाना दिया जाता है तभी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेम कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, जो कोशिका को तैयार करता है। नई कोशिकाएं बनाने के लिए हेल्दी न्यूक्लियस चाहिए। कोई कोशिकाएं टूटती हैं, डबल बनती जाती हैं, पुरानी रिजोनेट होती रहती हैं। हर शरीर में 9 साल के अंदर पूरी कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं। दिन के टाइम जब आप काम करते हो कोशिकाएं टूटती हैं, वो डेड होती हैं, या फिर कोशिकाओं के ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो नई कोशिकाएं रात को बनती हैं, और पुरानी कोशिकाएं डिटॉक्स होती रहती हैं बॉडी से। तो नई कोशिकाएं पूरी बनने में 9 साल लगते हैं, पूरे शरीर की चेंज होने में। इसलिए कभी भी शरीर में जो चेंजेस होते हैं 9 ईयर्स में विजिबल चेंजेस होते हैं। अब उसके मतलब है दैट इज एजिंग, वो एजिंग जो हो रही होती है साथ में। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपको, जब डीएनए आरएनए आपने मेंटेन कर दिया और बैलेंस करो, वो हमेशा रेजोनेट रखा हुआ कोशिकाओं को, तो क्या होगा, यू विल हैव ऑलवेज द फ्रेश सेल्स, और फ्रेश सेल्स रहेंगी तो आपको एजिंग फैक्टर नहीं आएगा। आप कई बार कहते हैं कि ऐसा क्या है साउथ एशियन कंट्रीज में जो आपकी एज है, एवरेज एज, वो आजकल 70 ईयर्स है, 65 ईयर्स है, और ऐसा क्या है कि जापान या कोरिया साइड में जो लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है, जापानीज की एवरेज एज 120 ईयर्स है, 120 साल एवरेज जीते हैं वो लोग। मतलब कि वहाँ पे 70-80 साल में मौत होना तो कोई नॉर्मल ऐसा कॉमन मिलेगा ही नहीं आपको, नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे 100 प्लस टाइप डेथ हो रही है, दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज कॉमन डेथ, ठीक है, वो एज हो गई है। अपने यहाँ क्या कहते हैं, हाँ 60-65 साल एज तो हुई नहीं थी, 70 साल एज हो गई थी। अब वहाँ पे क्या बोलते हैं 100 एंड अबो जाने पर, हाँ नाउ द पर्सन इज ओल्ड एज। वहाँ पे 80-90 साल के लोग काम कर रहे होते हैं, 95 ईयर्स के लोग काम कर रहे होते हैं, दे आर हेल्दी है। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो जोग्राफी है और वहाँ का जो पानी, पहली बात तो वहाँ का पानी बेस्ट है। रीज़न है कि सी वाटर आता है, और चारों तरफ जो सी वाटर को जो है आयनाइज्ड वाटर, जो है चार्ज वाटर करके छोटे छोटे कैनल्स निकाली हुई हैं, और कैनल से पूरे जापान के अंदर या कोरिया के अंदर छोटे कंट्री है, पूरा पानी जो है समुद्र से उठा के नहरों के रूप में पूरे उसमें बांटा जाता है कंट्री के अंदर, और वहाँ फ्रेश पानी को इस तरीके से फ्लो दिया जाता है कि दैट बिकम्स फास्ट फ्लोइंग वाटर, और वो एनर्जाइज रहता है, और एनर्जाइज रहता है तो उसकी मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग ब्रेक होती रहती है। मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग ब्रेक होने मतलब वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उस पानी में,
और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और चार्ज वाटर बोलते हैं उसको, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक होता है, ORP होती है, तो माइनस ORP उस पानी में ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोगों जो माइनस ORP मिली बॉडी का एंटी एजिंग होती है। साथ में आपने देखा हो, जो अपने यहाँ बेरीज का चलन नहीं है, अपने यहाँ नॉर्मल बेरीज देते हैं, बेर खा लोगे आप, ये खा लो, या ज़्यादा ज़्यादा भी सीबकथॉर्न वगैरह जो है ली बेरी, ये थोड़ा बहुत पता है लोगों को। अदरवाइज ब्लूबेरी है, हम ग्रेप्स खा लेते हैं, ग्रेप्स भी एक बार देखा जाता है कम से कम बेरीज, ठीक है, ब्लू कैरेंट है या और कुछ है। बट अभी आपने ट्रेंड देखा पिछले 15-20 साल से, जब से अवेयरनेस आई लोगों को, तो रेसबेरी है, देन ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, क्रैनबेरी है, सीबकथॉर्न है, इन सब को आप यूज़ करने लगे हैं, रेसबेरी है, बिलबेरी है। तो आरएनए डीएनए में ये चीज़ें डाली गई हैं, आपने कंटेंट्स देखा होगा। 50 mg ईच टैबलेट में ब्लूबेरी है, कीवी है, फिर उसके बाद गोजीबेरी है, क्रेनबेरी है, सीबकथॉर्न है, रसबेरी है, बिलबेरी है, ये 50-50 mg डाला गया। उसके बाद ब्रांड किया गया इसको, नैनो पार्टिकल्स जो है वो है मैंगोस्टीन, दैट इज गार्सिनिया कंबोजिया, फिर जिनसेंग टाइप ऑफ शिलाजीत जो होता है, फिर मक्का, आपका जो नॉर्मल मक्का जो आप लेते हैं वो ये है। उसके बाद ब्लैक कैरेंट है, या फिर गैनोडर्मा। इसमें सबसे जो मेन फैक्टर है ना, वो एक तो गैनोडर्मा है, एक मैंगोस्टीन है, और जिनसिंग को किस हद तक मान सकते हैं, ब्लैक कैरेंट इज नॉर्मल। और इन चीज़ों का के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे अलग वर्ड आपने बाकी सुनेंगे, गैनोडर्मा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। गैनोडर्मा एक प्रकार की मशरूम होती है, जंगली वाइल्ड मशरूम होती है, और ये बारिश के मौसम में जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके किनारे पे या जड़ों के पास उगाती है, और वो ऐसे छाता टाइप बनता चला जाता है। अब आप जो मशरूम घर में यूज़ करते हैं, इतनी होती है, इतनी होती है, वो पूरी चौड़ी फैलती जाती है, और वो बिल्कुल ब्राउन शेड लकड़ी जैसी होती है हाथ, दैट इज गैनोडर्मा। वो एक इसके अंदर सबसे मेन जो है कंटेंट है, जो ये वेसेज वाले ये तो खासकर गैनोडर्मा का पाउडर बेचते हैं, बट इसके अंदर फाइटो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये सेल की माइटोकॉन्ड्रिया की हैबिट्स को रिपेयर करता है। जो ओवरवेट होते हैं ना, ये कहते हैं फैट हो गया, फैट होता है, उसको बर्न करने में गैनोडर्मा बहुत बड़ा काम है। या फिर अनवांटेड टॉक्सिन्स जो होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको डिटॉक्सिफाई करने में गैनोडर्मा का बहुत बड़ा काम है। फिर इसमें मैंगोस्टीन है, मैंगोस्टीन का साइंटिफिक नेम गार्सिनिया कंबोजिया होता है, या फिर अपने डाउन साउथ में इसको कोकम भी बोल देते हैं लोग। कोकम हालांकि प्योर मैंगोस्टीन होता है, क्लासिफिकेशन होता है मैंगोस्टीन की, मंगूस भी बोलते हैं। तो गार्सिनिया कंबोजिया का एक्सट्रैक्ट भी है, और साथ में जो दिया हुआ है रोजबेरी है या फिर ब्लूबेरी है, इन सब में, या सीबकथॉर्न है, इन सब में होता है क्या, ये कैसे रिपेयर करते आ रहे हैं मैं वो बताता हूँ आपको। और क्यों जरूरी, एक हेल्दी आदमी है, कब तक हेल्दी हम तो हमें कर दी, हेल्दी आदमी क्या काम नहीं करता है। आप दिन में काम करते हो, कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे ब्रेन सेल्स का काम करते हो बैठे बैठे, दिमाग का काम करते हो, चाहे फिजिकल वर्क करते हो, चाहे दोनों मिला के करते हो, और चाहे आप सोते ही हो, पूरा दिन कुछ नहीं करते, बेरोजगार, अपना खाली आदमी बेरोजगार, हमारे पास इतना नाम शनाम पड़ा है, हम तो खाते हैं, सो जाते हैं। सोने के टाइम ये सेल्स काम करते हैं, आपकी बॉडी को रेजोनेट कर देते हैं, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उसकी। अब जैसे ही इसमें दिया है, ग्यूनाइन है, एडेनाइन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, या थायमाइन है, ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मैक्सिमम जो है बेरीज से मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट बेरीज से। जैसे यूरासिल और थायमाइन है, ये आपको जिनसिंग से मिलेगा नहीं, या रसबेरी में सबसे ज़्यादा होता है, वो इसको बनाने में काम आता है। फिर इसके अंदर और जो चीज़ें होती है, शुगर्स होती है, डिऑक्सी शुगर होती है इसके अंदर, जो है डीएनए में, आरएनए में सिंगल शुगर होती है, मीन्स इसमें शुगर रिबोज होता है काफी, ठीक है। फिर जो स्ट्रैंड्स होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड है जैसे आरएनए में, और डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो डबल स्ट्रैंड है, तो इसके लिए थायमाइन दिया गया, थायमाइन के साथ में इसको बनाने के मिनरल्स की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अभी भी डीएनए और आरएनए को रिपेयर करने के लिए आपको मिनरल्स की सबसे ज़्यादा जरूरत लगी। दूसरा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसमें फॉस्फेट होगा और कार्बन होगा, कार्बन बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसमें जो है आरएनए है, इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे रिपेयर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको लिग्निन, सैपोनिन, एंथ्राक्विनोन, इन सब की बेहद ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ में जरूरत रहेगी आपको मिनरल्स की। और वो इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसमें जैसे आपने ब्लूबेरी दिया, ब्लूबेरी के अंदर फाइबर तो होता ही होता है, मिनरल लेवल भरपूर होते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ में जो है इसके अंदर कार्बन के जो है
वो भी स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि बैरीज होती है। बैरीज का जो फाइबर होता है इतना थिन होता है, ये आपके स्ट्रैंड्स को रिपेयर करने का काम है आरएनए डीएनए। और आरएनए डीएनए को जब ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को हेलिक्स को रिपेयर करेगा, जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें आई हैं, जो डीएनए के अंदर जो होनी चाहिए, वो आपकी यूक्लिन हेल्दी रहेंगी, उसमें डैमेजेस नहीं होंगे। फिर आरएनए जो स्टोर की थी इन्फॉर्मेशन कि भैया इसके फादर को शुगर थी, इसके घर में कैंसर था, इसके घर में या और कोई इशू था, जेनेटिक इशू, या वो बहुत तेज दिमाग के थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, या हार्मोन्स का जो इशू था, मीन्स किसी के अंदर जो है हाइट के हार्मोन्स हैं, स्किन के हार्मोन्स हैं, कलर हार्मोन्स हैं, या फिर हेयर हार्मोन है, वो सब दादा परदादा से वो एक्चुअल फैमिली के वो हार्मोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज को चाहते हैं ताकि उसके अंदर जो डीएनए है बॉडी के अंदर, माँ का या फादर का जितना डीएनए है, वो एग्जैक्ट हेल्दी रहेगा, उसके स्ट्रैंड्स इंटैक्ट रहेंगे बिल्कुल, कि एग्जैक्ट जो पेरेंट्स के अंदर जो है वो ये बन जाएगा। दूसरा, हेल्दी आरएनए डीएनए होगा, हेल्दी डीएनए होता है, आरएनए अपने आप हेल्दी हो जाएगा। और हेल्दी अगर आरएनए होगा तो इसका मतलब जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स की जो ग्रोथ टाइम था वो उसके हिसाब से एग्जैक्ट रहेगा। अगर फादर वाज 62 इंच, द सन विल आल्सो बी अप टू 62 इंच। अगर उसमें आपको रिपेयर करना है, हो सकता है फादर के डीएनए में कोई इश्यूज आए हों, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके हेल्दीएस्ट इन्फॉर्मेशन को लें और उसको रिपेयर करके रखेगा और उसको स्टोर करेगा आरएनए। डीएनए की जो एक्चुअल हेल्दी इन्फॉर्मेशन वो आरएनए के हेलिक्स में स्टोरेज रहेगी। जैसे एग्जैक्ट वही जीन्स होंगे जिसको जेनेलॉजी बोलते हैं, जो आपके फोर फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनके रहे, उसको लाने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को ये खाना चाहिए। दूसरी बात आती है अब किसी भी उम्र में क्यों खाना चाहिए। माना जाए मैं 40 ईयर्स हूँ या 42 में, मेरे फादर को कोई बीमारी जो 70 ईयर्स में, तो क्या हुआ, हो सकता है मेरे ग्रैंड फादर को भी 70 ईयर्स में ऐसा डैमेज आया, डिसऑर्डर आया, या मेरे मैटरनल साइड में किसी को 60 ईयर्स में या 50 ईयर्स में कोई डिसऑर्डर आया, तो मुझे उससे बचना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आरएनए और डीएनए को रिपेयर करके रिजोनेट करके रखना चाहिए। अगर मेरा आरएनए या डीएनए हेल्दी है, अगर मेरे डीएनए हेलिक्स जो है वो हेल्दी है, वो डैमेज नहीं होती, उनकी एजिंग नहीं होती, या आरएनए है उसमें वो इंटैक्ट रहती है इंफॉर्मेशन जेनेटिक जो है, तो उसको मैं रिपेयर कर देता तो वो डिसऑर्डर को आने नहीं देता। तो जैसे आज हो वैसे ही वो 10 साल बाद मेंटेन करते हैं, सो दैट इट विल बी एक्सटेंडेड। जो डिसऑर्डर आना या तो एक्सटेंड हो जाएगा, अगर हमारे 50 साल में किसी के घर में डेथ हो जाए तो हो सकता है वो इंटैक्ट रहेगा, 10 साल आगे तक स्टोर हो गया, तो उसका 60 ईयर्स के बाद है। और अगर आपने पूरा प्रॉपर केयर किया तो हो सकता है आप उससे बिल्कुल बच जाए। आपका जो आरएनए डीएनए जो आया था, जब मान लिया मैंने 30 साल की एज में लिया, तो 30 साल की एज में लिया तो मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया, मैंने उस टाइम रिपेयर कर लिया, तो मेरा डीएनए आरएनए इतना रिपेयर कर दिया कि जैसे मैंने बर्थ के टाइम था अपने मदर के वूम में, मेरा डीएनए आरएनए उतना हेल्दी था। तो उस टाइम तक के लिए जिस एज में मैं आया था, उस एज तक के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा डिसऑर्डर जो है। क्योंकि डीएनए आरएनए का भी एजिंग का वो होता है, उसमें भी ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी, चेंज होती रहेगी जितना वो पुराना होता है। आरएनए जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाएगा उतना ही वो उस हिसाब से काम करता जाएगा। उस एज में आके एजिंग होना, जैसे कई लेडीज पर सुनते हैं मेरी मम्मी ने यूट्रस रिमूव करा था, मेरी बहन का यूट्रस रिमूव रखा है, तो मेरे भी यूट्रस रिमूव किया। तो बहन का माँ का हो गया तो इसका मतलब आपके मैटरनल साइड में हो सकता है 90%, तो आपकी नानी के भी इशू पाएंगे, या हो सकता है नानी के तो नहीं, आपकी मदर की नानी के अंदर इशू हो सकता है। तो वो इशू को सुधारना है किसी लड़की को, तो उस लड़की ने अगर आरएनए डीएनए टाइम पे लिया है, या उसको जब ऑलरेडी पता है कि मेरी माँ को मेरी बहन को इशू था या मेरी नानी को ये इशू था और मुझे ना हो, बिकॉज वो फीमेल साइड से है, मदर साइड से, मैटरनल साइड से, तो मैटरनल साइड का जो आपका डीएनए है उस इन्फॉर्मेशन को आरएनए डीएनए दोनों रिपेयर कर लिया तो आप एक्सटेंड कर सकती हैं। मान लीजिए किसी मदर का 35 ईयर्स में जो यूट्रस रिमूव हुआ, और वो लेडी जो है उसका यूट्रस भी, उसकी बहन का बड़ी बहन है, उसका यूट्रस 35 या 36 ईयर्स की एज में रिमूव हो गया, तो उसके दिमाग में आता मदर का मेरी बहन का होता, मुझे मेरा भी होगा ही होगा। अगर उसको रोकना है तो आपको आरएनए डीएनए का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। आरएनए डीएनए का सेवन शुरू करेंगे आप, मान लिया आपने 35 ईयर्स की जाती है, शुरू कर दिया, 35 ईयर्स में आपके खानदान में बीमारी आती है, आपने जब टाइम दिए 4-5 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले उसको खाना शुरू कर दिया, तो यू विल एक्सटेंड दैट। वो डिसऑर्डर आने का आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या इवन उस डिसऑर्डर से परमानेंटली बच सकते हैं जब तक आप मेनोपॉज करें।
उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि एवरी ईयर यू हैव टू कंज्यूम आरएनए डीएनए के जो ये आपको यूज करना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के एजेंट जिसके कंटेंट से वो रिजोनेट करने के लिए आपको चाहिए। और उसमें फिर ये देखा था सुपर एंटीऑक्सीडेंट किसमें है, सुपर एंथ्रोकिनिन किसमें है, लिग्निन सैपोनिन्स किसमें है, ये सबसे मेन फैक्टर्स होते हैं। फिर वांटेड एसिड्स किसमें है, लाइक स्पेशली फॉलिक एसिड है, वो सबसे कंपल्सरी हो जाते हैं। अब जिनसिंग ने दिया फॉलिक एसिड के लिए दिया, जिसकी वजह से स्लाजिक में जो है हमारे में फॉलिक एसिड होता है। ऐसे जिनसिंग के अंदर से ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है, वर्क्स ऑन द न्यूरॉन्स। इसमें हर एक टाइप की सेल के अलग अलग फीचर्स दिए। इन्होंने गैनोडर्मा भी दे दिया, मैंगोस्टीन दिया आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हर एक के लिए अलग अलग दिया इन्होंने। फिर इन्होंने जो है गैनोडर्मा दिया, मोरिंगा भी दिया है आपकी बोन्स इश्यूज के लिए, कैल्शियम फैक्टर के लिए, इवन विटामिन सी से लेकर हर एक चीज। जिनसिंग दिया फॉलिक एसिड के लिए, मेका दिया कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, आपके प्रोटीन्स की बॉन्डिंग के लिए। फिर इन्होंने जो है सीबकथॉर्न दिया आपकी आयरन बॉन्डिंग्स के लिए, आपके हीमोग्लोबिन बॉन्डिंग इस ब्लड सेल्स के लिए। तो इन्होंने अलग अलग जो 5 टाइप मेन सेल्स एंड 9 टाइप ऑफ ऑल टाइप सेल्स, 9 टाइप की सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में और जो है सेल के अंदर आरएनए डीएनए को रिपेयर करने की चीज बोल दी है कि कोई भी बीमारी, कोई भी एलिमेंट है किसी को या नहीं भी है, जिसको नहीं है उसको आरएनए डीएनए सबसे पहले लेना है। सपोज आई एम हेल्दी, तो मैं अगर अभी से आरएनए डीएनए लेता हूँ तो जो मेरे फादर साहब को जो बीमारियों की इसमें आई तो मैं उनको एक्सटेंड कर सकता हूँ, या फिर मेरी मदर को जो बीमारी जैसे आई मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब वो एक्सटेंड करने के लिए क्या होगा कि मेरे अंदर जो बीमारी आई उससे पहले अगर मैं उसको लेता हूँ तो मैं उसको बच सकता हूँ, उसको बचा सकता हूँ डिसऑर्डर का डिजीज को। सेम वे घर मारे तो किसी को बीमारी आ गई है, उसके लिए कोई बोन का इशू आ गया या यूट्रस में इशू आ रहा है या स्किन का इशू आ गया या हेयर हेल्थ का इशू आ गया या आई साइट का इशू आ गया या आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई इशू आ गया या ब्लड प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई इशू आ गया, प्लेटलेट काउंट्स कम हो गई उसके लिए कोई इशू आ गया, जैसे कीवी है इसके लिए स्पेशली वर्क्स ऑन प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी का आरबीसी में और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स पे काम करता है, तो उसमें सबसे बेहतर काम करता है प्लेटलेट काउंट पे। प्लेटलेट काउंट पे, एमसीवी पे, एलसीवी पे काम करता है कीवी। तो कीवी का एक्सट्रैक्ट इसमें दिया गया है, उसके फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी दी है, फोटोन्स दिए गए और ये सब दिए गए। मैंगोस्टीन दिया तो मैंगोस्टीन हार्मोन्स के लिए दिया, वेट मैनेजमेंट के लिए दिया और स्पेशली कैंसर के कार्सिनोमा के लिए कि कैंसर ना हो बॉडी, उस चीज़ के लिए ये दिया गया है। वो जब इसमें जो कंटेंट दिया इसमें एक भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो इससे कंप्लीट आरएनए डीएनए रिपेयर ना हो। फिर बेरीज में कईयों में शुगर बेस्ड ऑटोमेटिकली होता है, स्पेशली आपका जो ये दिया है इन्होंने अपना क्या बोलते हैं चेरी दिया गया है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट के चेरी तो माइनस है, बट इसमें जो ब्लैक कैरेट दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो इसमें रोसी बेरी दिया गया है, ब्लू बेरी दिया गया है, इन सभी बेरीज में शुगर भी होती है, एक्स्ट्रा शुगर। तो जो शुगर की बॉन्डिंग है वो भी इसके अंदर है, डीऑक्सी शुगर जो शुगर जो है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपकी जो शुगर रिबोस है, रिबोस शुगर भी है जो आरएनए पे काम आती है। इन सभी बेरीज के अंदर वो सारी चीज़ कंप्लीट आती हैं और कंप्लीट आती हैं तो वो जो है आपके ऊपर रेजोनेट करके रखती हैं और वो रेजोनेट करेंगी तो बट नेचुरली यू कैन बी हेल्दी, एंटी एजिंग होगा ही होगा। दूसरा, अगर ऑलरेडी कोई आपके अंदर ऐसा इशू आ भी गया है तो उसको रिवर्ट करने का काम आता है। इवन ये कैंसर रिवर्सल में भी काम आता है, आपको रिंकल्स है चेहरे पे उसके लिए काम आता है, बाल झड़ रहे उसके काम आता है, आपके अंदर और वीकनेस है उसके काम आता है, लंग्स वीकनेस पे से लेके आपके किडनी के लंग्स श्रिंक हो रहे हैं उसके काम आता है। फिर एक आज एक नया वर्ड था मैं देख रहा था, प्रीति ने एक वीडियो भेजा था इसमें हमारी दिव्या ओसीडी, एक डॉक्टर साहब वो अलग अलग वर्ड्स लेके आते हैं वीडियो बनाते हैं और ओसीडी बोले सर ओसीडी डिसऑर्डर है सिंपल, बेसिकली ये कॉमन है, दैट इज ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सिव क्या होता है, बिना बात का कुछ भी सोचते रहना, ऑब्सेशंस पाल लेना, ऐसा होगा वैसा होगा, खासकर ये नेगेटिव मेंटलिटी के लिए आता है, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना उसमें कई में ये जो है ओसीडी होता है, या फिर हाइपर हो जाते हैं कुछ लोग, उनमें भी ओसीडी होता है। पहले से कुछ भी सोचने का मैं ब्रेन में प्री एजम्पशन जिसमें चलता है, प्री एजम्पशन करके रखते हैं उसको दिमाग में पका लेते हैं, फिर वो प्री एजम्पशन की वजह से वो चीज़ें अब जैसा हम सोचते हैं वही तो होता है, वो फिर उसमें ये देख लेते हैं ये तो होगा ही होगा और वो एक डिसऑर्डर है बेसिकली ब्रेन का, आपका थॉट प्रोसेस का, उसको रिपेयर करने में भी सिवा ये अपना आरएनए डीएनए का बेहतरीन काम करता है। अगर आप इन्होंने देते हैं या सिलाजित करता है इसके अंदर जिनसेंग है तो वो काम भी इसमें हो जाएगा। तो आरएनए डीएनए कैन वर्क 100% ऑन ओसीडी, इट कैन वर्क 100% ऑन अल्जाइमर आल्सो। आप लोग कई बार पूछते हैं एपिलेप्सी में सर कुछ हो सकता है क्या, आरएनए डीएनए एपिलेप्सी पे भी काम आता है। आरएनए डीएनए जो है वो अल्जाइमर पे भी काम आता है, मेमोरी लॉस पे भी काम आता है और आरएनए डीएनए
आपके सभी का एक सेल्स आपके हेयर ग्रोथ के, आपके हेयर की शाइनिंग के, इवन ग्रे हेयर को ब्लैक वापस रिवर्ट करने में भी आरएनए काम आता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी सफिशिएंट है। किसी को इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे डिटेल में पूछ सकते हैं और हम दूसरे वीडियोस में डाल सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से जो है हमेशा हेल्दी रहने के लिए एक आदमी को एवरी डे, हेल्दी आदमी को सोते टाइम खास करके एक आरएनए डीएनए लेना चाहिए। सोते टाइम ही क्यों लें? सोते टाइम इसलिए लेना चाहिए कि जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो रही होती है, आपकी सेल्स रिपेयर हो रही होती है, और जब रिपेयर होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर है उसको बोलते हैं ना कोशिका का, जो एक्चुअल इंजन बोलते हैं जिससे वो एनर्जी देता है, वो रेजोनेट कर रही होती है। नई कोशिका जो न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रही होती है, नई कोशिकाएं तैयार होने की तैयारी होती है। तो वो आरएनए डीएनए जब दिया था तो प्रोसेस होता है, ब्लड के अंदर होता है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं और वो उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को रिलेट करने में। तो सबसे बेस्ट टाइम है इसका रात को सोते टाइम एक हेल्दी आदमी जो है, और वैसे 2 भी लेंगे तो इशू नहीं, 1 से 2 टैबलेट आप डेली ले सकते हैं। और जिनको कोई बीमारी इश्यूज आ गए तो उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो सोते टाइम 2 टैबलेट और दिन में जो है 3 टैबलेट तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको आरएनए डीएनए कंपल्सरी लेना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स 9 मंथ कंप्लीट होने तक आप आरएनए डीएनए का सेवन कर सकते हैं। फोर्थ मंथ से स्टार्ट होकर सेकेंड ट्राइमेस्टर से अगर कोई लेडी आरएनए डीएनए कंपल्सरी लेती है प्रेगनेंसी में, या वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, रिपीट प्रेगनेंसी अगर प्लानिंग कर रही है तो 6 महीने पहले या 1 साल पहले उसने खाना शुरू कर दिया रखी है, इट इज 100% श्योर कि 99% उस लेडी को जो है वो जेनेटिक, उसके बच्चे को जेनेटिक इश्यूज नहीं आएंगे। उसी खाली जो उसके डीएनए में हेल्दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, नेगेटिविटीज नहीं रहेंगी, या डिसऑर्डर्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ट्रांसपास होना जो बच सकता है। क्योंकि हेल्दी अगर डीएनए जाता है एग में, और हेल्दी जो है उसके बच्चे की फॉर्मेशन में जो सेल जो बच्चा बन रहा होता है, भ्रूण जाइगोट की जब फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन टाइम पे अगर हेल्दी डीएनए जाता है सेल्स में तो वो दैट मेंटेन्स और वो फिर जो है बच्चे की डिलीवरी तक जब वो बच्चा पैदा होता है तो आधी चीज़ें वो नहीं लेके आए, कैरी नहीं होंगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी उस जनरेशन में, जो उसके पेरेंट्स को या उसके मामा के परिवार में मदर को मैटर पर्सन दोनों फैमिली में थी, वो इन्फॉर्म वो चीज़ें नहीं होंगी, डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, वो डिजीज नहीं आएंगे। इवन योर हैबिट्स आल्सो नेगेटिव हैबिट्स जैसे ओसीडी वगैरह बोला, इस तरह की चीज़ें वो उसमें नहीं आएंगी। दूसरा 99% बच्चे जो है स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं, स्पेशल चाइल्ड पैदा होने का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ब्रेन में प्रॉपर जो है फॉलिक एसिड्स की जब आपूर्ति नहीं होती है ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को, तो जो है उसमें ताउ प्रोटीन एक्टिवेशन नहीं होता या ताउ प्रोटीन जनरेशन पूरा नहीं होता है, तब बच्चा जो है हाइपर या ये कह सकते हैं कि स्लो डाउन साइकिल टाइप कर सकते हैं, या हाफ डेवलप कह सकते हैं, या ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं, आईक्यू कम होता है बच्चे का, स्लो जो ग्रोथ वाले होते हैं, जिसको मेंटल एज होती है, मेंटल एज का वीक होना या कम होना, उनका सबसे बड़ा रीजन होता है फॉलिक एसिड्स की डेफिशिएंसी। खासकर एक प्रेग्नेंट इज नॉट कंज्यूमिंग प्रॉपर फॉलिक एसिड्स, प्रॉपर फॉलिक एसिड डाइट, तो उसमें ऐसा होता है, या प्रॉपर आयरन डाइट नहीं दी होती है। इसलिए पेरेंट्स लेडी जो लेडी डॉक्टर जो होती है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो आपको आयरन की और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी, वो ना लेके अगर आयरन डीएनए टैबलेट यदि पी दी जाए तो आपको फॉलिक एसिड्स या जो है आयरन टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इवन आप फ्रूट्स नहीं खा पाती, वॉमिटिंग सेंसेशंस हैं, या आपको डाइजेस्ट नहीं होता कुछ, तो आरएनए डीएनए अगर आपने 3 से 4 टैबलेट ली आपने, तो आपके बच्चे को सफिशिएंट डाइट मिलती रहेगी, उसकी ग्रोथ में इश्यूज नहीं आएंगे, और ही और सी विल बी आएंगे हेल्दी डीएनए और हेल्दी आरएनए। हेल्दी डीएनए होगा तो आरएनए हेल्दी अपने आप हो जाएगा, और अगर आपका डीएनए हेल्दी नहीं है तो आरएनए अपने आप वीक हो जाएगा। आरएनए कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, उसका अगर जैसे डीएनए हेलिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली उसका आरएनए वीक, और आरएनए वीक होगा तो कई बार कहते हैं हमारे खानदान में तो सब कुछ था ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, बुद्धू टाइप बच्चे होते कई बार, हमारे खाना को बुद्धू टाइप था, तो उस टाइम हम ये नहीं ध्यान रखते कि इसके डीएनए में डेफिशिएंसी आई है, इसका डीएनए जो कैरियर था जो है वो वीक रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम डॉक्टर जो है दुनिया में इस बात के बारे में बात करते हैं। तो बेटर यू शुड रिपेयर योर डीएनए, आपकी एज भी बढ़ती है उससे, डिसऑर्डर्स से भी मतलब नहीं होंगे तो एज भी बढ़ेगी आपकी। उम्र बढ़ाने के लिए भी आप जो है आरएनए डीएनए ले सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता, पर शरीर हेल्दी रख सकते हैं आप उससे।
डेथ का कोई टाइम हमारे यहाँ पे नहीं है, दैट इज फिक्स्ड, वो तो डिवाइन ने फिक्स करके रखा है। मगर जब तक आप जीते हैं तब तक आप अपनी कोशिकाओं को हेल्दी रखना चाहिए, आपके डीएनए को हेल्दी रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंज्यूम आरएनए। इससे कुछ अलग है, तो विल डिस्कस नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है? थैंक यू।